मैं हूं ममता चोपड़ा। गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे युवाओं को स्वावलंबी बनाए ताकि वो देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सके। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो पिछले 34 सालों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तीन विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, मुझे भी खुशी है आपके पास बहुत लंबा अनुभव है आपको, चाहे हम बात शिक्षा की करें, प्रशासन की करें, पाठ्यक्रम की करें, अध्यापन की करें। उच्च शिक्षा से अलग अलग स्तर पर आप बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अपने अनुभव के आधार पर आप आज के दौर की उच्च शिक्षा को कैसे आंकते हैं? देखिए, आज की जो शिक्षा है उसको हम देखते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ दशकों में, और विशेषकर पिछले जो 2 दशक हैं उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। अपने भारत के स्तर पर हुए हैं और दुनिया के स्तर पर भी हुए हैं, और अब जो है पूरा का पूरा विश्व एक कनेक्टेड हो गया है, और इसको जिसे कि हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है और उसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज की जो हायर एजुकेशन है वो आईसीटी इनेबल्ड है। जो आईटी का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और टेक्नोलॉजी का रोल बहुत अधिक हो गया है। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की गांधी जी के कथन से। मैं भी वहीं से बात करना चाहूँगा और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में आना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा था कि जो शिक्षा है उसका ध्येय बच्चे के मन, तन और आत्मा में जो विद्यमान है उसका प्रस्फुटन ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलने के बाद भी आज भी बहुत प्रासंगिक है कि हमारा जो बच्चे का मन है, तन है और आत्मा है, उसमें जो कुछ विद्यमान है उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मूल्य परक के साथ साथ जो है, क्योंकि हमें डिसेंट लिविंग भी चाहिए तो उसके लिए स्किल ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन बदलते हुए परिवेश में बहुत आवश्यक है। तो आज की जो शिक्षा है वो एक तरह से केवल अपने प्रदेश के लिए नहीं, केवल अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विश्व के लिए एक प्रासंगिक शिक्षा होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें पूरा शिक्षा का ताना बाना बुनना चाहिए। आपने कहा होनी चाहिए और ताना बाना बुनना चाहिए। जी जी। होनी चाहिए और है में कितना फ़र्क है? देखिए, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा। मैंने होना चाहिए इसलिए कहा क्योंकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा देश के सामने है, और भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उसको स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के लिए, उनके फीडबैक के लिए रखा गया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, सुझाव आए हैं। तो भविष्य में जो कुछ उसमें से निकल के आएगा वो हमें अगली दृष्टि देगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि होना चाहिए। अभी जो कुछ हो रहा है, देखिए, एक तो ये है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, नए नए बदलाव हो रहे हैं, बहुत एजुकेशनल हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। आईटी इनेबल्ड एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं, स्किल ओरिएंटेशन के लिए भी बहुत कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मूल्यपरक शिक्षा भी एक बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य है जिसके लिए भी की जा रही है। पर्यावरण और संपोष विकास, जो कि गांधी जी की भी जब 150वीं जयंती हम मना रहे हैं तो बहुत ही प्रासंगिक है कि जो मूल्यपरक शिक्षा है और हमारा जो पर्यावरण के प्रति और संपोष विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके प्रति जो हमारा कंसर्न है वो भी हायर एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब किया जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत आवश्यक है। आप नैक के भी निदेशक रहे हैं जी, और जी। आपने क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर ग्लोबल समिट भी करवाया, और आज के दौर में भी चाहे हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें या शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता की बात करें, चिंता का विषय ज़रूर नज़र आता है। और इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कुछ विषय आपने भी गिनाए कि नई पीढ़ी को नई पीढ़ी की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस का ज़माना है। बिल्कुल। और जब ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की हम बात करते हैं उसमें क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसकी आपने चर्चा की, ग्लोबल समिट की आपने बात की, तो नैक का एक जो मैंडेट है वो ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका उसके द्वारा पैरामीटर्स कुछ बनाए गए हैं, उसके आधार पर मूल्यांकन करना और उसका फिर एक्रेडिटेशन करना, प्रत्यायन करना।
तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें नई करने की कोशिश की गई है। और जब मैं वहाँ निदेशक था तो उस समय रहते हुए एक रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क लाया गया है, और जो वैश्विक स्तर पर जो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है उसकी जानकारी संग्रहित करके और अपने देश में क्या कुछ हो सकता है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये कोशिश की गई। जिस ग्लोबल समिट की आपने चर्चा की उसमें एक प्रयास किया गया, और पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व की जितनी भी हमारी एक्रेडिटेशन एजेंसीज़ हैं वो, और फिर बहुत सारे रीजनल हमारे एक्रेडिटेशन नेटवर्क्स हैं, जैसे अफ्रीका का अलग है, यूरोपियन कंट्रीज़ का अलग है, यूएसए में एक बड़ी एजेंसी है जिसको कि काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोलते हैं, चिया करके है। तो इन सभी के हेड्स ने या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसमें पार्टिसिपेशन किया, और पहली बार ऐसा हुआ। मुझे खुशी है कि उसको एक अच्छे रूप में लिया गया पूरा विश्व समुदाय के द्वारा, और उसके आधार पर भविष्य में भी अलग अलग देशों के द्वारा ये ग्लोबल समिट किए जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी में हम पिछड़ेंगे तो विश्व में आगे जो रैंकिंग्स वगैरह हैं या जिस तरह से पूरा का पूरा ये अभी देख रहे हैं, परिदृश्य देख रहे हैं, उसमें पिछड़ जाएंगे। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी कर दी गई है, और ऊपर की 300 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। जबकि एक और विडंबना के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भी देखा जाता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए छात्र विदेशों में जाते हैं, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बनते हैं। फिर क्या कारण है कि हम इन रैंकिंग्स में पिछड़ते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हाँ, प्रयास करना चाहिए, और हमारे विश्वविद्यालय प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, यूजीसी के द्वारा भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। लेकिन जो प्रयासों की चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये ग्लोबल रैंकिंग्स में, चाहे वो टाइम्स हायर एजुकेशन जिसकी चर्चा आपने की हो, दूसरी एक बड़ी प्रोमिनेंट हमारी रैंकिंग है वो है QS रैंकिंग। QS में ज़रूर हमारे 3 विश्वविद्यालय आए हैं। QS में आए हैं। तो इनकी जो रैंकिंग्स के पैरामीटर्स हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। हमने ये पाया है कि इसमें दोनों ही रैंकिंग्स में एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन पर बहुत जोर है। जब हम ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द नंबर बट द नंबर ऑफ नेशनलिटीज पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्टूडेंट कम्युनिटी। यानी अलग अलग देशों के कितने विद्यार्थी उस परिसर में या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इसी तरह से फैकल्टी के बारे में, कितने देशों के टीचर्स या फैकल्टी वहाँ पे हैं और कितनी संख्या में हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अच्छे पब्लिकेशंस, इसके बाद पेटेंट्स, नंबर ऑफ पेटेंट्स, ये कितने पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, पेपर अच्छे जो क्वालिटी जर्नल्स हैं, हमारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, और जो वेल एस्टैब्लिश्ड रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स, उनमें कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो उसमें पैरामीटर है दैट इज़ रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, रेपुटेशन ग्लोबली। तो उसके लिए ये होता है कि जो बहुत सारे नोबल लॉरिएट्स हैं, आप ये देखिएगा, ये बहुत सारे जो पिछले ये 10 वर्ष के हम आंकड़े देखें ग्लोबल रैंकिंग्स के, तो हम पाएंगे कि वो चुनिंदा विश्वविद्यालय वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि उन्होंने वो मेंटेन करने की कोशिश की है, और दे स्टडी वेल दी टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, और किस तरह से उनको अपना इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल डेवलप करना है। तो उसके लिए दे एंगेज लार्ज नंबर ऑफ नोबल लॉरिएट्स, और जिनके अच्छे पब्लिकेशंस रहे हैं, जिनके अच्छे पेटेंट्स हैं, संख्या ज़्यादा है, तो उनको अपने यहाँ वो इंगेज करते हैं किसी न किसी रूप में, और वो फिर उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है दैट एड्स टू द इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और उसकी वजह से वो जो रैंकिंग है वो फिर आगे हो जाती है। हम लोग अभी इस स्तर में पीछे हैं ग्लोबल पार्टिसिपेशन के उसमें। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि इस सबको ध्यान में रखते हुए 2 प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रयास तो ये किया जा रहा है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कि इन जो ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज़ हैं उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश किया जाए, और उनको कन्विंस किया जाए कि भाई जिस तरह से हमारा भारत देश है और ऐसे बहुत से डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ पैरामीटर्स हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का ठीक है ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ नेशनलिटीज़, नंबर ऑफ फैकल्टी फ्रॉम अब्रॉड, ये स्वाभाविक रूप से कम है। और बट उसके साथ साथ जिस तरह का हमारा डाइवर्स कंट्री है, इट इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी,
और डाइवर्सिटी को कैप्चर करता है पूरे के पूरे हायर एजुकेशन के सिनेरियो में। जी। हमारे जो बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, है ना, जो कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से हम देखते हैं और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारी जो एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी है, वुमेन है, माइनॉरिटीज़ हैं, ये पूरे के पूरे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उन पे हमारा फोकस रहता है। तो ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो आपका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें मानकों में कुछ बदलाव विकासशील देशों के लिए होने चाहिए। मानकों में बदलाव होना चाहिए, डेवलपिंग नेशंस को ध्यान में रखते हुए, इंडिया जैसे देश को ध्यान में रखते हुए। एक तो इस स्तर पर प्रयास, दूसरा जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पैरामीटर्स हैं इन एजेंसीज़ के, उनमें ही कैसे हम आगे बढ़ें, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो मैं विशेष उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की है, जिसके लिए यूजीसी को कहा गया और यूजीसी ने उसके रेगुलेशंस बनाए और गाइडलाइंस बनाई। रेगुलेशंस हमारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए थे और गाइडलाइंस हमारी जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करके उनको दर्जा दिया जाए इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस का। तो ये इसके लिए एक एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के द्वारा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है, वो बनाई गई थी। और उस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर यूजीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये 10-10 इंस्टीट्यूशंस रिकमेंड किए हैं और जिसमें से एक घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। इनसे अपेक्षा ये है, क्योंकि उन रेगुलेशंस में, गाइडलाइंस में उनको पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है, एक फंक्शनल पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, और जो यूजीसी का और दूसरी हमारी जो स्टेटरी बॉडीज़ हैं उनका जो अपना रेगुलेटरी रिजिम है उससे उनको मुक्त रखा गया है। और अपेक्षा ये की गई है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में वो अपना रोड मैप इस तरह से तैयार करें कि वो जो ये ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, चाहे वो द टाइम्स हायर एजुकेशन हो, चाहे यूएस रैंकिंग हो या शंघाई रैंकिंग हो या दूसरी हो, उनमें वो टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जगह बना सकें। इसमें एक और चीज़ है जो कि रिसर्च का बहुत सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट है। रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है प्रोफेसर साहब। और रिसर्च पर आने से पहले एक सवाल इससे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की जो बात की जा रही है, क्योंकि कुछ सवाल मीडिया के द्वारा भी उठाए जाते हैं जिनको स्पष्ट करना ज़रूरी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इस पर स्पष्ट किया था जब जियो यूनिवर्सिटी को लेकर बात हुई कि जो कागज़ पर ही है सिर्फ, उसको हम कैसे दे सकते हैं। तो ये जो ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है, क्या हम ये मानें कि जो इसको लेकर एक गलत धारणा बनाई गई वो गलत रही? नहीं, देखिए, इसके लिए प्रावधान था और जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 कैटेगरी रखी गई थी, एक तो ब्राउन फील्ड और एक ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में वो यूनिवर्सिटीज़ थी प्राइवेटली मैनेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और जो ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि अपना एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करें, अपना एक पूरा विजन बताएं और कैसे भविष्य में आगे आने वर्षों में अपना बताते हुए कि दे हैव द फंड्स, दे हैव द फैसिलिटीज़, दे हैव द विजन टू डेवलप ए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, और उसके आधार पे वो कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द रेगुलेशन। जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कोई फंडिंग नहीं दी जाएगी, केवल उनको ये स्टेटस दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का, और एक फंक्शनल ऑटोनॉमी उनको दी जाएगी, जिससे कि वो अच्छे से अपना ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का कार्य है वो कर सकें और जो टॉप 200 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शामिल हो सकें। तो इसमें हमारे फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जैसी चर्चा मैंने अभी की ग्लोबल रैंकिंग्स के बारे में, तो दे कैन एनरोल फॉरेन स्टूडेंट्स एज मैनी एज दे कैन ऑल्सो इनवाइट फॉरेन फैकल्टी टू जॉइन एज रेगुलर फैकल्टी ऑन देयर कैंपसेस, और उससे फिर इनका इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल बढ़ेगा और ये जहाँ हम पीछे हैं अभी वहाँ फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर सिंह, अनुसंधान की बात हो रही थी। जी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है इसके लिए। हालांकि अन्य देशों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है उनमें। तो कहाँ तक अनुसंधान को लेकर जो स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर पीएचडी के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना है, कहाँ तक ये पहल ज़मीन पर साकार या अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य को, इस परिदृश्य को बदलाव जो लाने की कोशिश है उसको सफलतापूर्वक आगे ला पा रही हैं? देखिए, जैसे आपने चर्चा की कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कि वेल नोन स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी, उसको वो चेयर कर रहे थे। तो जो उनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा दिया गया है उसमें इसकी चर्चा की है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की,
और इसकी रिसर्च की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी अभी जो हमारा बजट स्पीच ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की आई है उसमें उसका जिक्र किया गया है। ऑलरेडी इस पर कार्य शुरू हो गया है। मुझे लगता है एक देश के रूप में बहुत आवश्यक है, और न केवल रैंकिंग्स में आगे बढ़ने के लिए बल्कि ये है कि एक प्रॉपर नॉलेज क्रिएशन के लिए रिसर्च बहुत आवश्यक है। और इसलिए भी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई जिसमें एक कंसोलिडेशन किया जाएगा पूरे जो रिसर्च हमारी कंट्री के रूप में हो रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है जिसमें कि अभी यूजीसी भी एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को भी एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ एक नई स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। तो ये एक प्रयास किए जा रहे हैं, समन्वित प्रयास, और एक राष्ट्र के रूप में, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में उसका पूरी तरह से कंसोलिडेशन होगा। जो अलग अलग मंत्रालय विभिन्न शोध कर रहे हैं, विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं, वो कैसे नेशनली जो इम्पोर्टेंट और ग्लोबली सिग्निफिकेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, थीम्स हैं, उस पर रिसर्च करें। यूजीसी ने भी अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है स्ट्राइड के नाम से, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसमें कि सोशली रिलीवेंट एंड लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इम्पोर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट इन थीम्स पर शोध करने के लिए जो है फंडिंग दी जाएगी। और भारत सरकार ने इसके लिए 490 करोड़ रुपए का राशि यूजीसी को उपलब्ध कराई है। तो एक ये बड़ी पहल है। उद्देश्य ये है कि जो रिपीटेटिव रिसर्चेज होती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उसको डिस्करेज किया जाए, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया और सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से और वैश्विक रूप से जो प्रासंगिक विषय हैं उन पर शोध किया जाए। तो साहब, ये जो हम बात सुनते हैं कि यूजीसी अब प्रदर्शन के आधार पर ग्रांट्स फंड्स आगे उपलब्ध कराएगी, और एक्रेडिटेशन को लेकर भी बात की जाती है कि जो प्रमाणन है वो अनिवार्य किया जा रहा है। जो फंडिंग को आप प्रदर्शन से लिंक कर रहे हैं, इससे भी ये उम्मीद की जा रही है क्या इसमें भी अनुसंधान का पहलू है जो सामने लाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल है। देखिए क्या है कि इसमें हम लोग जब ये देख रहे हैं तो एक नया रेगुलेशन 2018 में यूजीसी लेके आई, वो था ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। उद्देश्य यही है कि अच्छे प्रदर्शन के आधार, मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, एंड दैट इज़ कि जो अच्छा करेंगे उनको एक रेगुलेटरी रिजिम से उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा, मुक्त रखा जाएगा, और उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाएगी जिससे वो और अच्छा कर सकें। यानी जो अच्छा करेंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा एक तरीके से। लेकिन एक बात जो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई है वो है फैकल्टी को लेकर। हम ये देख रहे हैं कि आपके पास यूजीसी के पास 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 40,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं और हज़ारों रिक्त पद भी हैं। योग्य शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। मिशन मोड में जो 6 महीने में आपने भरने की बात की है कि सारे रिक्त पद भर दिए जाने चाहिए, क्या ये संभव हो रहा है? देखिए, हमने यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू की हैं और हमने ये महसूस किया कि बहुत बड़ी तादाद में विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, और हम इमेजिन नहीं कर सकते क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना विदाउट हैविंग क्वालिटी फैकल्टी, एंड दैट टू रेगुलर फैकल्टी। अभी बहुत सी जगह पे कहीं एडहॉक टीचर्स हैं, कहीं पे कॉन्टेक्चुअल टीचर्स हैं, कहीं पे जो है गेस्ट फैकल्टी है, उनके माध्यम से ये अध्ययन का कार्य हो रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने गाइडलाइंस जारी की हैं और सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा हुई, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के विश्वविद्यालय हों, कि जो भी उनके यहाँ पद रिक्त हैं उनको मिशन बोर्ड में 6 महीने के अंदर अंदर भरने की कोशिश की जाए, और हम उसकी रिगरस मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय इन पदों को, जो रिक्त पद हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे, और जब विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक होंगे तो उसका स्तर जो है अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो उससे जुड़ा हुआ है ग्रेडेड ऑटोनॉमी और जो हम फंक्शनल ऑटोनॉमी दे रहे हैं अच्छे विश्वविद्यालयों की, यूजीसी ने एक पहल और भी की है। वो ये की है कि जो विश्वविद्यालय अभी एक्रेडिटेशन नहीं करा पाए हैं, उनको लगता है कि अभी उनको और कुछ सुधार की आवश्यकता है अपनी ग्रेडिंग को सुधारने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनका नहीं हो पाया है, और जबकि हमारा रेगुलेशन वो मैंडेटरी है। तो एक तो हम रेगुलेशन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वो इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें एक्रेडिटेशन के फ्रेमवर्क में आएँ, लेकिन उनको सहायता देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए और उनका इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल डेवलप करने के लिए हमने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जो कि परामर्श नाम से है अभी पिछले महीने, और जिसमें हमने जो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, उनको मेंटोर इंस्टीट्यूशन के रूप में आइडेंटिफाई किया है, और उनसे अपील की है कि 5-5 इंस्टीट्यूशंस को वो मेंटोर करें। तो मेंटोर और मेंटी की ये स्कीम लॉन्च की है, और अपेक्षा ये की है कि 2022 तक
सभी हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एक्रेडिटेशन नहीं कराया है वो सभी एक्रेडिटेशन कराएं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं सभी की सहभागिता, जो हमारा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें और तब जाकर के ये आगे बढ़े। ये जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है या फिर नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी बात की जा रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो 5 साल का एक एक्शन प्लान इक्विप नाम से भी लेकर आ रही है। किन मायनों में इनसे हमारी उच्च शिक्षा का परिदृश्य आने वाले वक्त में बदल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जा रही है तो उसका उद्देश्य तो यही है कि जो फ्यूचरिस्टिक हमारा सीनियर है भविष्य में आगे आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में भारत कहाँ खड़ा होगा, भारत का परिदृश्य कैसा होगा, भारत को जब हम सक्षम, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में देखते हैं, स्किल्ड इंडिया के रूप में, डिजिटाइज इंडिया, इन सब की हम बात करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई हमारी शिक्षा है। तो जो पेस ऑफ हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो उसके साथ साथ लिंक होना चाहिए। क्योंकि इक्विप में जो लक्ष्य निर्धारित है वो काफी महत्वाकांक्षी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे आपने चर्चा की है, वो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन की बात की है, ऑटोनॉमी की बात की है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की उसमें बात की है, एसेस को बढ़ाने की बात हुई है, एक्सीलेंस की बात हुई है, और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसकी भी बात की जिसकी आपने बात की। तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की चर्चा उसमें की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एक सिंगल रेगुलेटर की भी बात हुई है और इसके बाद जनरल एजुकेशन काउंसिल की भी बात, ये सब हुई है। लेकिन मैं बता दूं, दोबारा से मैं इसको कहना चाहूँगा कि अभी ये मसौदा है, ड्राफ्ट है। बिल्कुल। और जो स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स आए हैं, फीडबैक है, जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, 2 लाख से ज़्यादा ऐसा बताया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो उनको एनालाइज करके उनको किस तरह से समाहित किया जाएगा और फिर फाइनली किस रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आएगी, उसके हिसाब से इसका क्रियान्वयन भविष्य में, यानी कोशिश है कि ठोस मजबूत शिक्षा नीति हमारे सामने आए। बिल्कुल आए। वैसे साहब, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे और जिस समय आप वहाँ वाइस चांसलर थे तब भारत के जो रैंकिंग्स हैं उसमें वो टॉप पर आई थी, इंडिया टुडे निल्सन सर्वे में आई थी। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जब आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे तो उनको भी NAAC की ग्रेडिंग में A ग्रेड मिला था। जी। ऐसा क्या फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते थे जिसे आज भी सब फॉलो कर सकते हैं कि जहां आप गए वहीं विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग और परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी की? मैं तीसरे विश्वविद्यालय जिसकी भी चर्चा करना चाहूँगा, जो डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय था सागर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, उसको भी मेरे कुलपति रहते हुए प्रभु कृपा से A ग्रेड प्राप्त हुआ था और बाद में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। फॉर्मूला मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, आप का कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए संस्था के साथ, संस्था की प्रगति के साथ आप अपने को जोड़ के चलेंगे और ईमानदारी से प्रयास करेंगे और टीम वर्क में सभी का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हम आगे पहुंच सकते हैं। यही हमने करने की कोशिश की है। और एक जो वाइस चांसलर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसका अपना खुद का कंडक्ट, अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब भी उसमें महत्वपूर्ण है। वो मैंने अपना संकल्प हमेशा बना के रखा है और लोग देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं तो संस्था में प्रगति होती है। बिल्कुल। आपने पिछले 3 से 4 दशक का अगर हम शिक्षा के दौर देखते हैं तो हमारा देश कई दौर से हमारे देश की शिक्षा, उच्च शिक्षा गुजरी है। आज के छात्रों की अगर हम बात करें तो बहुत एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन कम समय में बहुत कुछ हासिल करना भी चाहते हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे तो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि, और विद्यार्थियों को ही ध्यान में रखते हुए कहा था कि आप खुली आंखों से सपने देखिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप प्राणपण से प्रयास करिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, एम्बिशियस होना ठीक है और सपने देखना भी ठीक है, लेकिन उसके लिए अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से और अच्छे साधनों के साथ प्रयास करना चाहिए। जब गांधी जी की हम 150वीं जयंती मना रहे हैं तो उन्होंने साधन और साध्य दोनों पर बहुत महत्व दिया था और जिस तरह से हमको प्राप्त करनी है अपनी मंजिल, उसके जो मार्ग हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूँगा और संदेश ये देना चाहूँगा। मैं महामना मालवीय जी को याद करूँगा इस समय। उन्होंने विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए कहा था कि दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हर नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम।
तो यही मेरी विद्यार्थियों से अपेक्षा है, वो परिश्रम करें, सही मार्ग पर चलें, सदमार्ग पर चलें। मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है। महापुरुषों से हम यही सीखते हैं, गांधी जी से भी हमने यही सीखा है। तो यही रास्ता अपनाने की कोशिश करें और अपने मिशन में वो कामयाब हों, उनका भविष्य उज्जवल हो। उस शिक्षा के माध्यम से देश आगे बढ़े, हम विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाने जाएं भविष्य में, यही मैं कामना करता हूँ। और ये भी आश्वासन दे सकते हैं आप कि हमारे देश की उच्च व्यवस्था उनके लिए राहें तैयार करेगी? नहीं, बिल्कुल विद्यार्थी केंद्रित ही शिक्षा होनी चाहिए। जो कुछ भी हमारा ताना बाना बुना जाए, चाहे जितनी भी हमारी संस्थाएं जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, यूजीसी, वो भी सब विद्यार्थियों के लिए ही है और विद्यार्थी ही हमारे सामने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सामने रखी हैं जिसमें ये ज़रूर मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो कदम उठाए गए हैं वो ज़रूर सफल साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।